तो गलत बोल दिया ना? हाँ, डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्कशन टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। इस मैंने रिएक्शन नहीं आया, आ रहा है दिमाग में, आई लाइक हॉकी, आई लाइक क्रिकेट। और अच्छा। मैंने यहाँ पे फिर अपना भर दिया कि मैंने ये पेंटिंग कंपटीशन जीता था, मैंने ये जीता था। और मतलब वो बचपन में लिख देते हैं ना 10 चीजें। बोलो और ना। उसके बाद फिर लूपर ये ब्लूपर में डाल देना। में डालना ही पड़ेगा भाई, मेरे को हंसी आ रही है। ओके सो हाय एवरीवन, वी आर हियर विद गौरव सिंह कुमाई एंड आज हम इंटरव्यू करेंगे इनकी जो कोचिंग जिन्होंने अटेंड करी थी एसएसबी के लिए 15 डेज की ऑलिव ग्रीन की कोचिंग अटेंड करी थी, उसके बारे में जानेंगे कैसे क्या फीस स्ट्रक्चर था, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, पैसे डूब गए या बच गए, ठीक है। एंड वो यहाँ तक कैसे पहुंचे और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सजेस्ट करेंगे आने वाले कैंडिडेट्स को जो भी सारे लोग प्लान कर रहे हैं ऑलिव ग्रीन जाने के लिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लाइक आपने कौन से एग्जामिनेशन निकाले, अभी क्या कर रहे हो करंटली, कितनी एसएसबीज दे चुके हो, एनसीसी किया है या नहीं किया है, राइट। सबसे पहले सबका स्वागत है अमित सर के पहले इंटरव्यू में। और मेरा नाम गौरव है और मैं रुड़की उत्तराखंड में रहने वाला हूँ। अब तक मैं एक एसएसबी और एक एफएसबी दे चुका हूँ। एंड अगली एक और एसएसबी मेरी आने वाली है, एएफएसबी, वन एएफएसबी देहरादून में, विच इज ऑन 30th में। और एफ कैट का पेपर निकाला है, सीडीएस इस बार दिया है, होपफुल है कि क्लियर हो जाएगा। अच्छा। और अभी पिछले साल ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। एंड अभी आगे मेरी तैयारी इसी चीज की, डिफेंस की तैयारी है। एंड होपफुली इस साल मैं मास्टर्स का कोर्स भी लूंगा एंड आगे फर्दर अपनी स्टडीज को भी बढ़ाऊंगा। बाकी अमित सर का गाइडेंस है, तो उस गाइडेंस के चलते हमने बहुत सारी एसएसबीज और एग्जाम में अपना योगदान दिया है और काफी हेल्प भी मिला है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गौरव कोचिंग जैसे एग्जाम निकाला, एफकेट निकाला होगा, या जैसे कि एनसीसी किया है कि नहीं, तुमने बताया नहीं एनसीसी किया है तुमने। नहीं सर, एनसीसी नहीं किया। एनसीसी नहीं किया तो मतलब सारी तुम्हारी रिटन एंट्रीज है, जो रिटन के थ्रू अगर क्वालिफाई करोगे तो ही जाओगे। वाह बेटा। प्लीज टेल मी कि हु सजेस्टेड यू टू गो टू ऑलिव ग्रीन, लाइक किसने आपको सजेस्ट किया, आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ऑलिव ग्रीन ही जाना है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बालोई है, श्योर शॉट है, तो आपको कैसे लगा कि सिर्फ ऑलिव ग्रीन जाना चाहिए, यही बेटर है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सही रहेगी, मेरे को रिजल्ट सही मिलेगा, कैसे क्या क्या किससे, मतलब कौन सी चीज है जिसने हेल्प किया डिसाइड करने में। सर, अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी। वो इस डिफेंस वगैरह के एग्जाम्स काफी दे रहा था और उसने काफी एक्सपीरियंस भी ले लिया था, मुझसे ज्यादा एसएसबी उसने दिए हैं। बट ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद द ऑलिव ग्रीन कोचिंग। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि ऑलिव ग्रीन पे जाओ। मैंने भी बहुत जगह देखा, मैंने भी ऑनलाइन चेक किया, तो ऑलिव ग्रीन और मिनर्वा दो मेरे को, मैंने साइडलाइन करी कि हाँ ये दो कोचिंग अच्छी हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में कॉलेज पढ़ रहा था। तो वहां पे मेरे लिए अच्छा था कि मैं वहीं क्लोज में ही कोई अच्छी कोचिंग देख लूं। एंड मेरे लक इतना अच्छा था कि वहां पे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे। तो मैंने उन दोनों में से एक ऑलिव ग्रीन को चुना, क्योंकि मेरा फ्रेंड वहां पे उसको सजेस्ट किया, तो आई गॉट टू ऑलिव ग्रीन। ठीक है, तो कौन से साल में गए थे ऑलिव ग्रीन में। सर मैं गया था 2019 में, 2019 में गया। कोविड से पहले वाले टाइम में तुम ऑलिव ग्रीन में गए। जस्ट कोविड से पहले बच गया मैं। जस्ट पहले ही, मतलब मार्च में कोविड का वो लग गया 20-25 के बाद, उसके पहले तुम आ चुके थे, कोचिंग से वापस आ चुके थे, है ना। जी जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, तो ऑलिव ग्रीन जब तुम गए तो उसके पहले क्या रिसर्च था, मतलब किससे कैसे कांटेक्ट किया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे कांटेक्ट किया, फीस का क्या, या डायरेक्ट कोचिंग में ही चले गए फर्स्ट डे में ही और सारी चीजें वहीं पे करी। सर क्योंकि मेरा फ्रेंड ऑलिव से था, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था कि वहां पे कांटेक्ट करना, कॉल वगैरह करना और बात करना। बट जैसे मैंने भी पहले खुद की रिसर्च करी, तो खुद की रिसर्च में मैंने ऑनलाइन उनका नंबर निकाला, उनकी मेल आईडी निकाली। मेल का ज्यादा यूज नहीं हुआ, बट कॉल करके ही काम बन गया। तो वहां पे उन्होंने रिसेप्शन में बताया कि ऐसे ऐसे फीस स्ट्रक्चर है, 7 डेज का आपका होता है, 7 to 8 days, 9 days। एंड डिपेंड करता है कि कितनी आपकी कोचिंग बची है, कितने दिनों में कंप्लीट होगी। और वो हॉस्टल फैसिलिटी भी देते हैं, तो मैंने हॉस्टल फैसिलिटी के लिए ऑप्ट किया था। तो या ऐसी मेरी बात हुई थी वहां पे। ये 14 डेज का कोर्स था या कितने दिन का कोर्स था ये टोटल पूरा। सर ये एक्चुअली 10 दिन का लगा सकते हैं आप कोर्स, 14 डेज का नहीं था, बट 10 दिन का कोर्स था। और 10 दिन में आपको एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे एसएसबी का कराते हैं, मेन एसएसबी होती है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली बिल्कुल उसी तरीके से आपकी कोचिंग चलती है कि पहले दिन आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट से शुरू करते हैं, टैट वैट एसआरटीज एंड ऑल, और पीपीडीटी से स्टार्ट करते हैं और ग्रुप डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आपका जीटीओ वगैरह और इंटरव्यू वगैरह पे जाते हैं।
तो तो ये एक सिस्टमैटिक। फीस कितनी ली उन्होंने, कितनी चार्ज करी फीस आपसे? इट वाज अराउंड 16,000 फॉर ऑल द एक्टिविटीज, एंड इफ यू वांट टू लिव इन द हॉस्टल सो दे चार्ज अराउंड 20,000 इन टोटल। तो 16 प्लस 20 और ओवरऑल 20? ओवरऑल 20। अगर आप हॉस्टल हजार। लेना चाहते हैं तो 20,000, और अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो 16,000। तो हॉस्टल कितनी दूर था ऑलिव ग्रीन कोचिंग से? सर हॉस्टल थोड़ा दूर था कोचिंग से। बस उन्हीं की बस हमें सुबह ले जाती थी एंड शाम को वापस ले आती थी हॉस्टल वालों को। एंड वहाँ पे काउंटिंग होती थी प्रॉपर, कितने कितने बच्चे हैं क्या हैं। शायद वो किसी कॉलेज का हॉस्टल था एंड दे हैव टेकन फॉर रेंट। तो वो काफी अच्छी फैसिलिटी थी वहाँ पे, कुछ बुरा नहीं था, मतलब 7-8 दिन रहने के लिए काफी अच्छा था। एंड एक रूम में आपको लाइक जैसे हॉस्टल्स में बेड होते हैं एक के ऊपर एक स्टैक्ड वाले, तो वैसे बेड थे। एंड एक ही रूम में अराउंड हम लोग थे 4-5-6 लोग थे एक ही रूम में, बट ऐसे वाले में थे, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। एंड सिंगल बाथरूम, पर्सनल बाथरूम, वॉशरूम सबके लिए था। अच्छा, पर्सनल था सबके लिए वॉशरूम वगैरह? जी, हर रूम में एक पर्सनल वॉशरूम बाथरूम। हर रूम के हिसाब से था, तो एक रूम के हिसाब से सारी चीजें अरेंज थी, मतलब बाथरूम वगैरह, और बाकी खाने वगैरह का क्या रहता था, कैसे फूड वगैरह का सीन होता था? खाने का सर मेस होता था वहीं पे बगल में, तो हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों वहाँ पे मिलता था। लंच हम कभी कभी वहाँ नहीं करते थे क्योंकि हम दिन में वहाँ होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो लंच हमें वहीं मिल जाता था। टिफिन आता था, तो टिफिन के लिए भी हमें बोलना पड़ता था कि हाँ हमें टिफिन लगवाना है या हमें टिफिन चाहिए, सबको नहीं मिलता था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो या ऐसा होता है क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ कॉलेज से आते थे, पास से आते थे, हॉस्टल से नहीं आते थे। जो हॉस्टल से आते थे उनके लिए ही सिर्फ टिफिन फैसिलिटी थी, बाकी बाकियों के लिए नहीं थी। तो अच्छा, यही था। तो जैसे कि जब तुम कोचिंग में पहले दिन गए है ना, तो उनका जी। जो प्रोग्राम है एसएसबी का, जो भी जैसे कि बताते होंगे कि मेरा जीटीओ साइक इंटरव्यू, सारी चीजें प्लान करके रखते हैं 10 से 11 दिनों में। तो जो पहले दिन होता है वहां पे, पहले दिन जब आप जाते हो तो पहले दिन से शुरू हो जाता है, या उसके पहले आपको फीस वगैरह ऑनलाइन पे करनी होती है, या ऑफलाइन भी जाके पे कर सकते हो? इसका क्या प्रोसीजर है, क्या मतलब क्या सिस्टम है? सर पेमेंट जो मैंने करी थी, मैंने वहीं पे जाके कैश में पेमेंट करी थी, बट दे ऑल्सो सजेस्ट कि आप डेबिट से भी पेमेंट कर सकते हैं, और अब तो यूपीआई भी आ गया है तो और इजी, आसान आसान हो गया पेमेंट करना। तो बेसिकली सर क्या हुआ था कि पहले दिन जब हम गए तो उन्होंने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली कि हम यहाँ पे क्या करवाते हैं एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, और आपको हम क्या सिखाना चाहते हैं। हम आपको ब्रेन वॉश करके बिल्कुल जैसा हम बता रहे हैं स्ट्रीमलाइंड वैसे नहीं करना है, अपने तरीके से भी चीजें करनी है। ये नहीं है कि यहाँ जो स्टोरी बताई आपने वहाँ ही रट के लिख दी पीपीटी में या टैट में। आपको अपना दिमाग लगाना है, हम आपको अप्रोच बताएंगे कि आपको किस अप्रोच से करना है काम, कैसे आपको फिगर आउट करनी है स्टोरी में। पहले आपको कंटेंट देना है कि पहले हेड देना है कि एंडिंग कैसे देनी है, फॉर्मेट कैसे लिखना है, हम ये बताएंगे। रास्ता आपको खुद चलना है, आपको खुद करना है, कॉपी नहीं करना। बात तो सही है। तो आई थिंक दिस वाज अ गुड थिंग दैट दे टोल्ड फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन। पहले दिन जो तुम्हारा हुआ, सिर्फ पहले दिन इंट्रोडक्शन क्लास हुआ। तो अगर किसी को जी। जाना है, सपोज करो कि मुझे जाना है ऑलिव ग्रीन में, तो मान लो आज 24th है, तो अगर मैं 25th को जाना चाहता हूँ, 25th को जाऊंगा, अगर जितने टाइम में पहुंचता हूँ वहां पे फीस पेमेंट करूंगा, तो फीस क्या इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं कि एट वंस गो पूरा पे करना है, एक ही साथ में पूरा पे करना है? सर मेरे साथ कुछ थे बंदे जिन्होंने इंस्टॉलमेंट में पे किया था, तो आई थिंक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट चलती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा, और फीस में कुछ डिस्काउंट मिलता है, मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पापा आर्मी में है, एयरफोर्स में, ऐसा कुछ मतलब डिफेंस का, या कुछ और किसी की वॉर से फैमिली आती है, किसी के पापा मतलब वॉर वगैरह में रहे, या फ्रीडम फाइटर वगैरह का जो डिस्काउंट, ऐसा कुछ है? सर नॉट दैट आई नो, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि एट द एंड वो कोचिंग सेंटर है तो वहाँ पे इतना भी वो नहीं है सबके कुछ उनकी मतलब। वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन करके रखा है, इसलिए मैंने पूछा कि उनकी वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन करा है कि डिफेंस पर्सनल्स को 1500 या 1000 रुपए का डिस्काउंट वो देते हैं, हाँ ऐसा कुछ? हाँ हाँ ये फंस गया सीएम। हाँ। वो सर वो एक्चुअली क्या है कि वो मेरे को अभी याद आया। एक्चुअली वो क्या है कि वो जो टोटल अमाउंट हम देते हैं ना, उसमें से शायद वो अमाउंट हमें वापस जब हम जा रहे होते हैं, जब हमारा एंड ऑफ डे होता है, तब वो वापस लौटाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, That's वो what they बाद में करते हैं, मतलब पहले yeah, नहीं yeah. करेंगे, पहले पूरा ले लेंगे, बाद में वापस करना होगा तो बाद में उसके वापस हिसाब कर से देंगे। देखेंगे। जी। पार्टी बदल लिया साला। तो उसका एटलीस्ट प्रूफ मेरे टाइम तक, जब तक 2019 था तब तक तो यही होता था। अच्छा अच्छा, तो प्रूफ वगैरह भी देते होंगे कुछ कि मतलब क्या है क्या नहीं, कि ऐसे ही बस? अच्छा, तो मतलब प्रूफ पापा का के लिए वो जो मांगते वगैरह। जी, प्रूफ के लिए वो मांगते हैं, कहते हैं कि जो बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनके पापा आर्मी में हैं वो हैं, तो वो लिखवा दीजिए
एंड लिखवाने के बाद हम उनको पेमेंट वापस कर देंगे। एंड प्रूफ वगैरह के लिए मांगते तो नहीं है इतना, मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे से तो नहीं मांगा था, मेरे से जस्ट पापा का रैंक यूनिट मांगी थी, बस अच्छा। सिंपल बोला था एंड दे आर गुड टू गो। मैं नहीं मानता। तो मिल गया था, ठीक है। तो ये हो गई फीस वगैरह की बात। अब जब उसके बाद पहले दिन तुम जाते हो तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेक्चर हो जाता है कि ये करना है आपको, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और आने वाली कंडीशंस में क्या क्या बताएंगे आपको, क्या क्या पढ़ाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो जो सेकंड डे होता है, सेकंड डे में क्या स्टार्ट करते हैं? पहले वो साइक स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू का बताते हैं, या जीटीओ की पहले चीजें कराते हैं? पहले क्या कराते हैं? सर पहले दिन में मैं एक चीज ऐड करना भूल गया था। पहले दिन में वो हमसे जो आपके OIR शीट होती है, OIR टेस्ट, वो भी करवाते हैं कि अच्छा। OIR टेस्ट किस तरीके का होता है, विच इज वेरी बेसिक टेस्ट। तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जस्ट 2-3 सेट्स आपसे करवाते हैं एंड दैट्स इट। नेक्स्ट डे जो सेकंड डे होता है, उसमें आपको ब्रीफ कर दिया जाता है कि आपको यहाँ पे आके सुबह रेडी रहना है, टैट वैट SRTs एंड PPDT। तो PPDT की प्रैक्टिस शुरू होती है, फिर आपको टैट की प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर वैट की कराई जाती है, फिर SRTs कराए जाते हैं और फिर SDs लिखाने का प्रैक्टिस, अगर टाइम बचा तो SD की प्रैक्टिस होती है। बट दैट्स अ फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस, फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस होती है। फिर सेकेंड डे से कॉम्प्रिहेंसिव होती है कि टैट आराम से बता रहे हैं, उसके बारे में ढंग से बता रहे हैं, टैट लिख लिया, अगले दिन नरेशन होगा, किसी को भी रैंडमली उठा के बोल देंगे कि आप अपनी टैट की स्टोरी बताओ, वैट बताओ, अपना SRT बताओ, अपना SD बताओ। तो वो रैंडमली उठा के एक इंसाइट लेते हैं किसी किसी बच्चों का, और उससे एक ओवरऑल परसेप्शन बता के ओवरऑल नरेशन देते हैं कि ये नहीं करना है या ये करना है, ये आपने सही लिखा है, ये गलत लिखा है। एंड द सेकेंड डे में आपको बस यही नॉर्मल चीजें होती हैं जो साइक से रिलेटेड होती हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, तो साइक में जैसे कि तुमने बताया कि सेकंड डे और थर्ड डे फिर साइक का करते हैं, पहले स्टोरी वगैरह का जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं वैसे कंडक्ट करा लेते हैं। उसके बाद किसी भी 2-3 बच्चों को रैंडम पुट ऑन करके उनकी स्टोरीज को नरेट करके सुन के और फिर अपने बताते हैं कि इसमें क्या सही होना चाहिए था, क्या गलत हो रहा है और क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हो, ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो जी, बैच में कितने लोग रहते हैं? जैसे जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं उनका क्या प्रॉपर सबको जितने आ रहे हैं उतनों को ले लेते हैं, या फिर डिफाइन कर देते हैं कि ये 35 का बैच ही इस टाइम पे आएगा, ऐसा क्या करते हैं? बैच में कितने रहते हैं बंदे? सर बैच में ऐसा कोई डिफाइंड नहीं होता है, बट मेरे बैच में अराउंड 60 स्टूडेंट्स थे, 50 to 60। बट आई थिंक दे हैव अ क्राइटेरिया कि वो 50 से लेकर 60 के बीच में ही बच्चे एक बैच में लेते हैं, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर हॉल है, उस हॉल में उतनी कैपेसिटी है जितने 50 से 60 के बच्चों की, तो एक एक बैच उस हिसाब से लेते हैं। तो ये मेल फीमेल साथ में रहते हैं या अलग अलग का रहता है कि मतलब मेल्स का अलग फीमेल्स का अलग बैच? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर मेल फीमेल साथ में रहते हैं। अच्छा, साथ में ही वो सारी चीजें करवाते हैं। तो साइक टेस्ट के लिए कितना दिन देते हैं प्रॉपर? जैसे अगर 10 दिन की कोचिंग है तो पहला दिन तो चला गया इंट्रोडक्शन में आपका बताने में, OIR में, ठीक है, बाकी के 2 दिन आपने साइक में, तो अभी और कितने दिन साइक के लिए बताते हैं वो? सर साइक का एक्चुअली ऐसा है कि साइक ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड चलता रहता है, एक सेशन पर डे होता ही है साइक का, ठीक है। चाहे वो अच्छा। टैट का हो, वैट का हो, SRT का हो, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ SSB। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि थर्ड दिन से ही हमें बोल दिया गया था कि आपको हम जो GTO ग्राउंड है उसको दिखाने ले जाएंगे सुबह। अच्छा। थर्ड डे वो हमें ले गए थे सुबह ग्राउंड दिखाने, एंड नेक्स्ट डे से हमें उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट डे से आपकी इधर ट्रेनिंग शुरू होगी, अभी आप पहले एनालाइज कर लो कि क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इंडिविजुअल टास्क देखो, ग्रुप ग्रुप जो टास्क होते हैं वो देखो, है ना, और जो कमांड टास्क होते हैं वो देखो। थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दी थी, एंड कौन हमें सिखाएंगे, जो ऑफिसर थे वहाँ पे उनकी हमें ब्रीफिंग दी कि ये सर हैं, और उसके बाद हमें वो जगह दिखाई, फिर हमें वापस लेके अपने सेंटर में, और वहाँ पे उन्होंने साइक की प्रैक्टिस कराई तीसरे दिन। फिर चौथे दिन से हमें प्रॉपर व्हाइट ड्रेस पहनकर, PT ड्रेस पहनकर सुबह सुबह GTO ग्राउंड ले जाया गया, और वहां जाके हमने पूरी GTO की प्रैक्टिस शुरू करी। एंड फिर हमने साइक वापस आके शाम, दिन का खाना खा के वापस आके शाम तक, जब तक हमारा वहाँ टाइम खत्म नहीं होता है तब तक हमने साइक की प्रैक्टिस करी, एंड GK भी पढ़ा, और GK भी वहाँ पे, जनरल नॉलेज भी हमें वहाँ पे देते रहते थे। मतलब करंट अफेयर्स की भी क्लासेस को बीच बीच में लगाते रहते हैं, हाँ? तो मतलब ऐसा होता है कि अगर GTO तीसरे चौथे दिन से स्टार्ट हो जाता है फिर वो चलता रहता है, तो GTO कितने दिन चलता है? लास्ट तक चलता है 10वें दिन तक, या बीच में 2-4 दिन करा के बंद कर देते हैं? सर GTO का ऐसा होता है कि वो हर एक बच्चे का ख्याल रखते हैं कि हर एक बच्चे की सारी चीजें कंप्लीट हुई हैं कि नहीं, आपके कमांड टास्क कंप्लीट हुए हैं कि नहीं, आपके ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं हुए, आपके हाफ ग्रुप टास्क हुए कि नहीं, आपकी स्नेक रेस भी करवाते हैं और आपका इंडिविजुअल टास्क भी कराते हैं। तो जब हर बच्चे का हर चीज कंप्लीट हो जाता है एंड वो अपने सेटिस्फाइड हो जाता है अपनी परफॉर्मेंस से या जो उसने सीखा है उससे,
तो उसके बाद वो फिर कंप्लीट कर देते हैं। एंड आई थिंक मैं जब गया था तो जब 2 दिन बचे थे, लास्ट 2 दिन पहले ही उन्होंने सारा कंप्लीट करा दिया था जीटीओ का, और तो तब नहीं भेजा था। या जब तक जीटीओ मान लो 7वें दिन तक आपका जीटीओ और ये साइक रेगुलर, तो साइक रेगुलर बेसिस पे लास्ट डे तक चलता रहता है? जी, साइक चलता रहता है, साइक चलता रहता है। साइक में आप प्रैक्टिस करते हो कि रेगुलर इनसाइट्स भी रोज डेली पे मिलता है? जैसे आपने बताया था कि एक दिन आपने सिर्फ प्रैक्टिस करा था, उसके बाद फिर सर आए थे, सर ने इनसाइट्स दिए थे कैसे क्या इंप्रूव करना है, अगले दिन से सिर्फ प्रैक्टिस हो रही थी कि उसमें भी इनसाइट्स मिल रहे थे रेगुलर बेसिस पे? क्या सिस्टम था? सर ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता था कि एक दिन हमने कर लिया, अगले दिन इनसाइट मिला, और कभी कभी ऐसा होता था कि उसी दिन लिखवा के उन्होंने उसी दिन इनसाइट दे दिया, क्योंकि देयर यूज्ड टू बी टाइम आफ्टर राइटिंग वैट। तो वैट के बाद आपके पास काफी टाइम होता है, अगर आप उसी दिन वैट ही करा रहे हो तो आप वैट की प्रैक्टिस कराने के बाद बच्चों को इनसाइट भी दे सकते हो कि बच्चों ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। हमारे आशिम कपूर सर थे, विंग कमांडर आशिम कपूर सर, तो वो काफी अच्छे से बताते थे, बहुत अच्छे से एनालाइज करते थे, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं वो। और तो उन्होंने काफी अच्छे से हमें सिखाया, साइकोलॉजी के बारे में बताया, एंड फ्रेंडली वे में बात करते थे। कोई उधर ऐसा नहीं था कि मैं ऑफिसर हूँ और तुम बच्चे हो, तुम सीख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही फ्रेंडली वाइब थी, समझ रहे हैं ना आप? तो विच आई रियली लाइक अबाउट दैट प्लेस। तो यही है कि साइकोलॉजी हैंड इन हैंड चलती रहती है, बट लास्ट डे तक नहीं चलती है, सेकंड लास्ट डे तक कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट डे में आपको पूरा एनालिसिस दिया जाता है कि आपने ये सीखा है, आपका ये कमियां हैं, आपको ये ठीक करनी पड़ेंगी, एंड आपको ये पॉजिटिव्स हैं, आप इनको और ज्यादा दिखा सकते हैं, वहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें इंसाइट दिए थे सेकंड लास्ट डे के अराउंड। अच्छा, तो जैसे पीआईक्यू हो गया, पीआईक्यू आपका जब आप रियल एसएसबी में जाते हो, ठीक है, ये तो आपका कोचिंग हो रहा है, तो रियल एसएसबी में जाते हो तो पीआईक्यू फर्स्ट हैंड वही भरवाते हैं आपसे, किसी भी एसएसबी में जाओ पीआईक्यू भरवाते हैं। तो यहाँ पे पीआईक्यू कैसे भरना है उसके बारे में कुछ बताया, कोई प्रॉपर क्लास या कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन उसके बेसिस पे, या फिर जनरल बता दिया कि ये पीआईक्यू में ये चीजें होती हैं वो ऐसे ऐसे कर लो? क्या बताया पीआईक्यू में सही से? तुम्हें क्या लगा कि पीआईक्यू सही से बताया गया, जैसे एसएसबी में बोलते हैं कि ये सारी चीजें भरो, क्योंकि अब तो तुम 2 एसएसबी लगभग दे चुके हो, ठीक है, और पीआईक्यू भरने का एक्सपीरियंस तुम्हें दूसरी एसएसबी में हो ही गया है, राइट? तो अब मुझे बताओ कि जो वहां पे पीआईक्यू भरना बताया गया था और रियल में जो पीआईक्यू बंदे जो तुम्हारे साथ भरे हैं, जो और लोग थे, तुमने देखा होगा, तो क्या डिफरेंस था? अच्छा बताया गया था कि यार तुम्हें लगा कि यार थोड़ा और टाइम मिलता पीआईक्यू पे तो थोड़ी और चीजें बेहतर हो जाती? क्यों? क्योंकि पीआईक्यू की इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, पीआईक्यू से ही आपका इंटरव्यू चलने वाला है, और पीआईक्यू के बेसिस पे ही आप जो साइकोलॉजी में लिख रहे हो सारी चीजें मैच होने वाली है। तो क्या पीआईक्यू का सेशन था तुम्हारा? सर आई थिंक उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच रखी। उन्होंने क्या किया कि हमें पीआईक्यू फॉर्म्स पकड़ा दिए और उसके बाद बोला जैसे आपको भरना है, जैसे जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हैं आप भर दीजिए। अच्छा। और उसने क्या किया कि उनको एक रियल साइड जाननी थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या होता है पीआईक्यू, कितना इंपॉर्टेंट है पीआईक्यू। अब मुझे 2 बार देख के पता लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, बट उनको हमें नहीं बताया गया पहली बार, तो हमने ऐसे भर दिया कि आई लाइक हॉकी, आई लाइक क्रिकेट, और मैंने यहाँ पे फिर अपना भर दिया कि मैंने ये पेंटिंग कंपटीशन जीता था, मैंने ये जीता था, और मतलब वो बचपन में लिख देते ना 10 चीजें, और उसके बाद फिर वहां लिख दिया कि परसेंटेज वगैरह सब कुछ लिख दिया एंड दे दिया। और उन्होंने, जो हमारे आशिम कपूर सर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक बच्चे का पीआईक्यू एनालाइज किया खुद से, एंड जिसका उनको इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा कि बताना चाहिए, जिसने तमीज से लिखा, थोड़ा ठीक से लिखा उसका ठीक है, लेकिन जिसका थोड़ा बताना पड़ा उसको थोड़ा वहीं पे सबके सामने बताया कि इन्होंने ऐसे ऐसे लिखा है तो ऐसे नहीं लिखना है। और तब हमें हमारी आंखें खुली कि ओके, पीआईक्यू फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें ऐसे ही भर देते हैं तो पहले ही दिन भराया जाता है, तो पहले दिन हमें नहीं पता लगता कि इतना इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी ये चीज। तो वो सर ने भी हमें बताया कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीआईक्यू अच्छे से भरें, एंड पीआईक्यू में आप जो भर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए वो जो भर रहे हैं आप। तो उस दिन हमारी, मतलब मेरे को लगा कि यार ये अप्रोच अच्छी है कि जब किसी को पता ही नहीं है कि ये चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वो बंदा उसको नॉर्मली ही करेगा जैसे वो नॉर्मली करना चाहता है, कुछ बनावटी नहीं बना पाएगा उसको। अच्छा, तो दिस इज द अप्रोच दे यूज्ड। ठीक है, तो ये पीआईक्यू हो गया। अब जैसे साइक में क्या होता है कि तुम टैट लिख लेते हो, बैट लिख लेते हो, सारा एनालिसिस हो जाता है, एसआरटी के बारे में चीजें बताई जाती हैं। एसडीटी जो होता है, ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन जो होता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक अप्रोच थी या फिर जनरल बता दिया गया कि ये एक पैटर्न दे दिया गया? जैसे नॉर्मल एसएसबीज में होता है कि आपको एक सेट ऑफ पैटर्न दे दिया जाता है बुकलेट्स की फॉर्म में कि इसकी बेसिस पे आपको लिखना है, तो वैसा बताया गया या कुछ ऐसी चीज बताई गई जिसके बेसिस पे? देखो, सबको पता है कि एसएसबी में इंट्रोस्पेक्शन वर्क करता है। एट द पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप जब कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो तो आपको यही करना पड़ता है कि क्या गलती हो गई, कहाँ पे चीजें सही नहीं थी, साइकोलॉजी में नहीं थी, या इंटरव्यू बेकार चला गया, ठीक? तो
वो अप्रोच कैसे उन्होंने बताई, एसडीटी के लिए क्या कुछ बताया, क्योंकि पीआईक्यू और एसडीटी दो इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं आपके किसी भी एसएसबी में जब भी आप जाते हो। इसके बेसिस पे समझ लो 60% एसएसबी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भी आपकी 70% डिफाइन होती है, क्योंकि ये पूरा साइक कवर करता है, इंटरव्यू कवर करता है, और बाकी का जो पोर्शन होता है वो जीटीओ होता है। तो एसडीटी के लिए कुछ बताया या फिर ऐसे रैंडम बस हवाबाजी जैसे कोचिंग्स में चलता है? सर ऐसा है कि उन्होंने हमें बहुत सारे जो आप कह रहे थे बुकलेट्स वगैरह वो प्रोवाइड करे थे। इनफैक्ट मैं यहाँ पे मेरे पास है भी कुछ, अगर मैं दिखा पाऊँ तो लेक्चरेट के लिए और नॉन वर्बल वर्बल टेस्ट सीरीज के लिए उन्होंने एक्सरसाइजेस के लिए ये बुक्स हमें दी थी। ऑलिव ग्रीन्स की ऑफिशियल बुक्स हैं। तो उन्होंने हमें इतना कहा था कि ये जो आपका हम आपको मटेरियल दे रहे हैं इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, इसको आप पढ़िए, अपनी खुद की साइकी बनाइए। हम आपके दिमाग में साइकी नहीं बनाना चाहते, हम आपके दिमाग में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते कि आइडियल ऑफिसर कैसा दिखता है। हम आपको जस्ट ये बताना चाहते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एसएसबी में वो बैठे ही आपको लेने के लिए, आप ही उनको कमियां देते हो कि यार मेरे अंदर मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा प्रोजेक्ट कर देते हो जिसकी वजह से नहीं सेलेक्ट हो पाते हो। ऐसे तो नहीं होता है। जैसे कि आपने एक सही पॉइंट निकाला है कि कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद इंट्रोस्पेक्शन होता है कि यार ये मैंने गलत कर दिया, वो मैंने गलत कर दिया। वो चीज वो कहते हैं कि मतलब पहले से ही उस चीज को सुधार कर लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको बता देते हैं कि प्लस क्या है, आपके माइनसेस क्या है। तो उस माइनसेस पे वो कहते हैं कि इस पे वर्क करो। अगर आप इस पे वर्क करोगे तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चांस, नो वन इज 100% श्योर कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चांस आपका बढ़ जाता है कि नेगेटिव हटा दो तो पॉजिटिव बन जाएगा वो। तो वो वही कहते हैं कि अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव में चेंज करो एंड पॉजिटिव को और स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, तो साइक में जैसे जब टैट कवर करते होंगे तो साथ में पीपीडीटी का भी पोर्शन कवर कर लेते होंगे, है ना? क्योंकि पीपीडीटी और टैट में वो चीजें वैसे ही बताते होंगे कि स्टोरी अच्छी लिखनी है, पॉजिटिव लिखनी है, एंडिंग सही से करनी है। हाँ जी। बताओ। सर पीपीडीटी में उन्होंने बोला था इट्स पिक्चर परसेप्शन रिएक्शन टेस्ट। क्या बोला तूने? तो गलत बोल दिया ना? हाँ, डिस्क्रिप्शन होता है डिस्कशन टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। Sir, as we know कि PPDT is picture perception and description test. So it's the perception of the picture, and in TAT it's thematic A perception test. So it's the A perception of the picture. What my sir told me, आशिम कपूर सर, उन्होंने कहा कि PPDT में आप जो देख रहे हो आप उसे परसीव कर रहे हो कि वहाँ आप क्या सोचते हो उस चीज को लेके, आपको क्या दिख रहा है उस पर स्टोरी लिख रहे हो। लेकिन टैट में आप क्या कर रहे हो, थीमेटिक ए परसेप्शन कर रहे हो। ए परसेप्शन मतलब आपने कहीं पहले ऐसी सिचुएशन देखी हुई है, ये सिचुएशन में आप कहीं रहे हो या कभी आपने एक्सपीरियंस करी है, तो उससे रिलेट करके आप स्टोरी लिखोगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टैट एंड पीपीडीटी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बस ये उन्होंने कोई बताया। difference ठीक है, नहीं, ये तो यहाँ पे तुम्हारा साइकोलॉजी का लगभग सारी चीजें उन्होंने बता दी, बैट कैसे लिखना है, सारी चीजें वो कोचिंग में उन्होंने बताया टाइम लेके, क्योंकि हम वो कवर नहीं कर सकते, वो 3 दिन में बता रहे हैं। ठीक, तो अभी उसके बाद जीटीओ भी करा दिया तुम्हारा। जीटीओ कैसा था, तुम्हें कैसा लगा कि जीटीओ में मजा आया करने में, सारी चीजें तुम सीख पाए या नहीं सीख पाए, या कुछ रह गया जो घर लेके चले गए तुम कि यार इतना कोचिंग में गए 10 दिन फिर भी नहीं सीख पाए, कुछ ऐसा था या सारी चीजें सीख गए जीटीओ में? सब आता है अभी? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सर मैं तो कहूंगा जीटीओ वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द कोचिंग, क्योंकि वहां आप फ्री होते हो और आपको पता है ये चीज मैं ना मस्त कर सकता हूँ। यहाँ कोई थीमेटिक परसेप्शन नहीं, कोई वैट टैट नहीं, सिंपल अपना जाना है, अपना बल्ली फट्टा लगाना है और जाके अपना बॉम्ब निकाल देना है या जाके अपने सोल्जर को बचा लेना है या क्रॉस कर देना है। तो ये चीज मतलब वहाँ बहुत इंजॉय किया हमने। एक्चुअली वो डांटते भी थे कई बार कि क्या कर रहे हो, ये टायर नहीं लगाना आता तुमको, फट्टा नहीं लगाना आ रहा, और मतलब समझाते हैं डांटने के वे में, इन द सेंस की समझाने के वे में। तो काफी अच्छे से समझाते हैं। एंड मेरे को वहाँ पे स्नेक रेस में भी उन्होंने काफी जैसे ऑथेंटिक वे में कराते हैं ना, तो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में जैसे वहाँ एसएसबी में होता है बिल्कुल उसी तरीके से कराया, उसी तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे कि आप उसी तरीके लगता है आपको कि आप एसएसबी देने आए हो। तो आई थिंक जीटीओ वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो वहाँ पे हुई। हमारे दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने, सबने वहाँ ज्यादा एंजॉय किया, सीखा भी, लर्निंग विद एंजॉयमेंट। और उसके बाद फिर मतलब प्लस पॉइंट ये था कि वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा क्रिएट करते थे वहाँ। आपको लगता ही नहीं था कि आप कोचिंग लेने आए, आपको लगता था आप एसएसबी दे रहे हो। तो इट्स द बेस्ट पार्ट। एंड काफी उनका एरिया बहुत बड़ा है, उनके पास काफी एरिया है वहाँ पे, तो काफी ज्यादा उन्होंने अच्छी तरीके से वहाँ पे टास्क बनाए थे। एंड ऑलमोस्ट सेम टास्क भी
जी एसएसबी में होता है, जितना बड़ा एरिया एसएसबी में होता है इंडिविजुअल के लिए, उसके बाद फिर जैसे इलाहाबाद अगर तुम जाओगे अभी, या जो लोग इलाहाबाद गए होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इलाहाबाद में बहुत सारे जो कह सकते हैं ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको पास पास में कर दिया गया है। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ, एनजीटी की बात कर रहा हूँ। और एसएसबी शॉर्ट का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, ठीक है, कोचिंग में जो बच्चे वहां पे गए उन्होंने मिलता है। तो ऑलिव ग्रीन में तुम्हें क्या लगता है, रियल एसएसबी जितना है सारी चीजें, डिस्टेंस, हाइट, जो भी इंडिविजुअल आस की हाइट है वो सारी एकदम रियल है, एकदम एग्जैक्ट तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम एसएसबी गए हो, देखा है तुमने, तो सेम है, या थोड़ा बहुत ऐसे बना दिया कि बस चलो काम चलाने के लिए बना दिया, बच्चे आएंगे कूदेंगे घर चले जाएंगे, कैसा है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सर, वही मैं आपको बताने वाला था कि इट वाज ऑलमोस्ट रियल। मतलब अच्छा। मैंने सेम सेम तरीके के टास्क भी वहां देखे। जो अच्छा। एसएसबी, जो मेरी ये पहली एसएसबी थी वो थी हम्म, 14 एसएसबी इलाहाबाद। तो अच्छा। इलाहाबाद में ही मेरे जो टास्क थे ऑलमोस्ट एक दो टास्क सेम भी थे वहां पे मेरे अच्छा। ऑलिव ग्रीन के कोचिंग में। तो हम्म, आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यार ये करके आया था, यही मिल गया यहाँ पे। तो जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इवन माय कमांड टास्क वाज वेरी हार्ड, बहुत हार्ड हम्म, कमांड टास्क। बट क्योंकि हम्म, मैंने ऑलिव ग्रीन से कर रखा था तो हम्म, मेरे लिए बहुत आसान था। मेरे साथ वाले जो गए थे कमांड टास्क में, देवर सिंह, यार तेरे को बहुत हार्ड कमांड टास्क मिला है, मतलब तू हम्म, तो पक्का सिलेक्ट है। और ये कैसे और ये कैसे, मतलब तेरे को इतना हार्ड दे दिया, हम सबको इतना इजी इजी दे दिया। वो बात अलग है कि मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया, मैंने उनको बाहर जाके पकड़ा कि कहाँ हुआ मैं सेलेक्ट। तो अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। हम्म। वो बात अलग है। बट द थिंग इज कि काफी अच्छा जीटीओ एक्सपीरियंस रहा और काफी अच्छी ट्रेनिंग ऑलिव वाले देते हैं, विच इज वेरी सिमिलर टू द रियल एक्सपीरियंस, रियल एसएसबी। ठीक है, तो साइक हो गया तुम्हारा, तुम्हारा जीटीओ हो गया, तुमने पीआईटी भी देख लिया, एसजीटी भी देख लिया। इंटरव्यू के लिए क्या था, वन ऑन वन इंटरव्यू, या कैसे इंटरव्यू के लिए कुछ बताते थे, या पहले डिस्क्रिप्शन दे देते थे? इंटरव्यू कितनी बार हुआ, एक बार हुआ, दो तीन बार हुआ, या तुम कैसे उसका फीडबैक कैसे दिया गया तुम्हें, लाइव वन टू वन दिया गया, या फिर जनरल फीडबैक सबको बिठा के एक साथ सबका फीडबैक दे दिया, कैसे क्या हुआ, इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर है? सर, आई फील कि इंटरव्यू वाज द वीकेस्ट लिंक इन दैट कोचिंग। आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर मैं कोचिंग कहीं और से लेता उस टाइम पे, तो मैं इंटरव्यू के लिए ही लेता। यही एक नेगेटिव पॉइंट मुझे वहां लगा कि इंटरव्यू की प्रैक्टिस सिर्फ एक ही बार कराई गई। एंड वो उसके बाद जो फीडबैक दिया गया, इट वाज नॉट दैट गुड। मैं ये बताऊंगा, हो सकता है मे बी इट वाज पर्सन टू पर्सन, क्या पता वो जो मेरे को सर मिले वो ही वाज नॉट एबल टू कन्वे दैट बेटर। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं वो बता रहा हूँ कि इट वाज नॉट दैट गुड। हाँ, वन टू वन सेशन, लाइक मेरा 50 मिनट्स तक इंटरव्यू चला वहाँ पे, एक ही इंटरव्यू हुआ। ठीक रहा, काफी अच्छा रहा। पर जो फीडबैक मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मुझे मुझसे मुझसे खुद से ज्यादा फीडबैक मिल गया जितने उनसे मिले। आई वाज शॉक्ड कि मेरे को यार सर ने कमियां निकाली है, ठीक है, बट यार मेरे को मेरे से ज्यादा फीडबैक मिल गया कि यार मैंने गलत बोल दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सो दैट वाज द वीकेस्ट लिंक इन द ऑलिव ग्रीन कोचिंग, आई थिंक। एंड आई थिंक मेरे में भी हो सकता है, क्योंकि आशिम सर जो थे, मैंने जिनके बारे में आपको बताया, साइकोलॉजिस्ट सर, उन्होंने भी कुछ बच्चों का इंटरव्यू लिया था एंड दे वर वेरी सेटिस्फाइड अबाउट इट। तो मेरे को लगा कि शायद इट इज अ पर्सन टू पर्सन थिंग। मे बी वो सर इंटरेस्टेड ही नहीं थे इंटरव्यू लेने में, टाइम पास करने के लिए वो बैठे थे और मैं मिल गया उनको। तो मे बी ऐसा हो सकता है। अच्छा, मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही इंटरव्यू ले रहा था कि साइकोलॉजिस्ट? तुमने बताया साइकोलॉजिस्ट भी इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी इंटरव्यू ले रहे हैं, जीटीओ भी इंटरव्यू ले रहे थे, सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं मिलके? आई थिंक यस, ऐसी कुछ था वहाँ पे कि सभी इंटरव्यू ले रहे थे। तो बट जैसे आई थिंक जो जैसे फ्री था वो वैसे इंटरव्यू लेते जा रहा था, कि मतलब साइकोलॉजिस्ट अगर फ्री है तो उसने ले लिया इंटरव्यू, जीटीओ फ्री है तो जीटीओ ने ले लिया, ठीक है। और मतलब अच्छा, ये जो मेन कोचिंग में वो तीन चार कितने टीचर्स कितने, मतलब क्योंकि हम उन्हें टीचर्स ही कहेंगे क्योंकि वो कोच कर रहे हैं, रैंक्स जो हैं वो तो ऑनरेबल रैंक्स है ही है। तो साइकोलॉजिस्ट कितने हैं वहाँ पे इन ऑलिव ग्रीन में? सिर्फ एक ही सर हैं या दो तीन सर हैं? कैसे बैचेस मैनेज हो रहे हैं, है ना? आई थिंक देयर वर 2 to 3 साइकोलॉजिस्ट, बट मेन जो हेड थे वो आशिम कपूर सर ही थे। तो हमारा बैच भी आशिम कपूर सर को ही मिला था। अच्छा। एंड जीटीओ भी 2 थे। एंड आई थिंक जो आपके इंटरव्यू वाले भी 2 ही थे। बट बिकॉज टाइम बचाना था और बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो शायद इसी वजह से जीटीओ साइकोलॉजिस्ट सभी इंटरव्यू ले रहे थे। बट आई थिंक आशिम कपूर सर जैसे इंटरव्यू ले रहे थे साइकोलॉजिस्ट होके भी, उन्होंने काफी अच्छा इंटरव्यू लिया और काफी अच्छा इंटरव्यू लेते हैं वो, तो मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट।
तो मतलब ये इंटरव्यू तुम्हारा एक ही बार हुआ था, 10 दिन में एक ही बार मौका ही लगा हुआ इंटरव्यू के लिए? हाँ। सर एक ही बार हुआ, विच वॉज द नेगेटिव थिंग। आई थिंक कम से कम 2 या 3 बार होना चाहिए, तो एनालिसिस अच्छा होता है। और अलग अलग फीचर्स से होना चाहिए, एक बार उनसे एक बार उनसे एक बार, तो अलग अलग जो फीडबैक मिलता है इट कुड हैव बीन मोर कॉम्प्रिहेंसिव, बट हाँ, लेकिन इतना टाइम भी तो नहीं होगा उनके पास कि उनको अगला बैच भी तो इंडक्ट करना है। महीने में तो 4-5 बैच तो बड़े आराम से आते होंगे, है ना? सर बड़े कोचिंग सेंटर्स की एक यही प्रॉब्लम होती है कि जो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन है थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा। फिर भी मैं ऑल इन में कहूंगा कि काफी हद तक 1-to-1 था। अगर आप जाओगे अप्रोच करने तो वो मना नहीं करेंगे कभी भी आपको, लेकिन 1-to-1 के लिए उनके पास भी टाइम नहीं होता है और काफी बच्चे होते हैं, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दैट वाज द नेगेटिव लिंक। बस ठीक है। इतना तो ही है। जब तुम गए, तुमने वहां पे 20,000 रुपए दिए, ठीक है, उसके बाद तुमने साइन कराया साइन कराया, तुमने वीडियो देखा अपना, तुमने ये क्या कहते हैं इंटरव्यू दिया, ठीक है। फिर लास्ट डे क्या हुआ? लास्ट डे जैसे तुमने बताया 1-2 दिन पहले ही सब कुछ खत्म हो गया, इंटरव्यू भी खत्म हो गया, जीटीओ भी खत्म हो गया, साइट खत्म हो गया, फिर क्या कराया? फीडबैक कैसे दिया उन्होंने? जनरल तुम्हें बुला के 1-to-1 दिया फीडबैक, या ग्रुप में बैठा के सबको चेस नंबर वाइज बुलाया? ऐसे कैसे फीडबैक क्या दिया? सर 1-to-1 फीडबैक दिया था हमारे जो जो सर थे वहाँ पे, ऑफिसर थे, उन्होंने हमें 1-to-1 फीडबैक दिया था। बट 1-to-1 फीडबैक एमी वाला दिया था कि ओके ओके, वेरी गुड जेंटलमैन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वेरी गुड जेंटलमैन, यू विल डू वंडर्स, बट दीज आर द नेगेटिव थिंग्स एंड दिस इज योर फॉर्म दैट वी हैव एनालाइज्ड, लो और इसे ठीक कर लेना, नेगेटिव पॉजिटिव्स। तो फॉर्म में लिख के मतलब एक तरीके से सर उन्होंने एक पेपर पे लिख के हमें दिया था कि आपकी इतनी इतनी एनालिसिस हुई है और ये आपको हम देते हैं कि आप नेगेटिव्स ये हैं, पॉजिटिव्स ये हैं, थोड़ा बहुत। इतना वैसे उनके पास टाइम नहीं होता है, तो मैंने और अब मेरे एक दोस्त का मैंने देखा था, तो उसके और मेरे ऑलमोस्ट सेम ही थे। मैंने कहा भाई या तो हम दोनों का कॉपी पेस्ट कर दिया है या तो हम दोनों का कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। फीडबैक के नाम पे बस हो गया, काम कर दिया। हवाबाजी हुई लास्ट में, हवाबाजी हुई। ओवरऑल अच्छा था, लेकिन लास्ट तक जाते तो थोड़ा हवाबाजी होगी। बाकी ओवरऑल भी उन्होंने एक बार बिठा के हम सबको समझाया कि आप अच्छा करिए, बेस्ट करिए अपना, और कांटेक्ट में रहिएगा अगर सिलेक्ट हो गए तो ताकि हम बैनर लगा सके। पे लगाने के काम आएगा फोटो, है ना? फोटो लगाने का काम है। एंड ग्रुप भी बनाया था हमारा व्हाट्सएप, अच्छा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में फीमेल मेल सबको एक ही ग्रुप में बना के, एंड जो भी अपडेट्स होती थी हमें उसी ग्रुप में भेज दिया जाता था कि कल आपकी इतने बजे क्लास होगी, कल आपकी जीटीओ क्लास इतने बजे होगी, फिर आपकी पर्सनल वाली इंटरव्यू इतने बजे होगा, चेस नंबर इतने से इतने का, तो ये भी भेज दिया जाता था हमें। ठीक है, तो अब ये एसएसबी वाला पूरा पोर्शन तो उन्होंने कवर करा लिया, साई हो गया, जीटीओ हो गया, आपका इंटरव्यू भी हो गया, ओआईआर का भी उन्होंने, ओआईआर सिर्फ पहले दिन ही कराया था, उसके बाद नहीं कराया ओआईआर, है ना? सिर्फ फर्स्ट ओआईआर तो उन्होंने बोला कि जो हम दे रहे हैं वही आएगा, और सर वही आया। अच्छा, और वही आएगा। काफी मेरे को इम्प्रेस हुआ मैं देख के कि 2-3 जगह ऐसा हुआ कि सेम ऐसा लगा कि एसएसबी दे के आया हूँ, सेम टू सेम ओआईआर आ गया। एंड आई वाज आई थिंक द फर्स्ट वन टू कंप्लीट द ओआईआर। मैंने इधर उधर देखा ओआईआर कंप्लीट करने के बाद एसएसबी में, जब मैं मेन एसएसबी में गया इलाहाबाद में, तो वहां मैं ओआईआर कंप्लीट करके बैठ चुका हूँ और बाकी बंदे करे जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये इतना मुश्किल था क्या, और मैं तो करके आया हूँ वहां पे, आज करके आया मैं। तो इट्स लाइक कि मतलब ओआईआर काफी अच्छा था। पहले दिन ही जो उन्होंने प्रैक्टिस कराई, कुछ सेट उन्होंने वापस ले लिए थे। उन्होंने कहा ये कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए, तो प्रैक्टिस करवा के उन्होंने सेट वापस ले लिए। सो काफी ऑथेंटिक थे इसका मतलब, कॉन्टैक्ट्स, है ना? काफी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद क्या मेडिकल्स के लिए भी कुछ बताया उन्होंने कि नहीं? एसएसबी तक की बात खत्म रखी, कुछ और बताया मेडिकल्स वगैरह के लिए? नहीं, एसएसबी तक ही बात खत्म कर दी। मेडिकल के लिए तो उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। बाकी एक चीज मैं बतानी भूल गया था सर, जीपी जो हुआ था, जीपी की उन्होंने हमें प्रैक्टिस कराई, एक मैप वगैरह देके, और कैसे आप करना है, कैसे आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। इट वाज अ ग्रेट सेशन। आई थिंक जीपी काफी अच्छे से बताया उन्होंने, और जीपी में कैसे करना है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है, फ्रेम कैसे करना है आपको अपने आंसर को, तो वो काफी अच्छे से बताया था। एंड ग्रुप डिस्कशन भी काफी हेल्दी रहा, ऐसा नहीं रहा कि फिश मार्केट जैसा। तो लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि फिश मार्केट होता है रियल मार्केट क्यों होगा, कोचिंग में फिश मार्केट क्यों होगा? सब तो सीखने आए हैं, कोई सिलेक्ट थोड़ी होने आया है, ठीक है? तो सब वहां पे सीखने।
और इसलिए फिश मार्केट रियल एसएसबी में तो देखा होगा ना फिश मार्केट काफी सर, पुरानी दो SSB तो एक्सपीरियंस हो चुके हैं अभी तो सपनों में याद आ रही है पुरानी एसएसबी। सर। अब तो सर जेंटलमैन जेंटलमैन बोल के मुंह दर्द हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा पोर्शन हो गया। तो लास्ट डे उन्होंने क्या बोला, फिर फीडबैक दे दिया, उसके बाद फिर घर के लिए फिर बात खत्म, है ना? लास्ट डे उन्होंने फिर हमें बस वस में बिठाया, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल का हमारा सामान पैक था पहले ही। हमें बस से ले गए और हॉस्टल से हमने सामान लिया, एंड उसके बाद हमें छोड़ दिया गया जहाँ पे हमें जाना था। तो हम जहाँ जाना था वहाँ उतर गए बस से, एंड फिर वहाँ से कैब करके मैं अपने कॉलेज वापस चला गया। तो ये तो देखो, ये मेन बातें होगी, कुछ छोटी छोटी बातें जो रहती हैं कि खाना वगैरह कैसा था, खाना सही था या नहीं सही था, एडजस्टेबल था, और बाकी स्टाफ वगैरह कैसा था उनका, मतलब वेल मेंटेन टू और अप्रोचिंग था कि नहीं था, है ना? ये भी थोड़ी चीजें होती हैं, उतना मेहनत नहीं करती बट फिर भी थोड़ा बहुत। तो कैसा था स्टाफ और फूड वगैरह कैसा था, अकोमोडेशन जहाँ पे तुम रह रहे थे वहाँ पे हाइजीन वगैरह, साफ सफाई कैसी थी, सारी चीजें? सर हाइजीन वाज नॉर्मल, ज्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी, इतनी थी कि लड़के लोग रह सकते हैं आराम से। और खाने पीने का सिस्टम इधर टाइमिंग थी कि अगर आप उस टाइम के बाद आते हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बस भी खड़ी रहती है आपकी वेट के लिए। तो आपकी बस निकल जाएगी और आप खाते ही रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं होगा, और आपको आना ही होता था, कोई रह नहीं सकता था वहाँ पे, खाली करना ही होता था वहाँ पे। एक सर आते थे, वो हमेशा खाली करके जाते थे कि कोई रूम में नहीं रहेगा, कोई हॉस्टल में नहीं रहेगा, अनलेस अनटिल बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी है कोई, तो बात। और खाने की जहां तक मैं बात करूं सर ओके ओके था, मतलब कभी ज्यादा अच्छा हो जाता था, कभी लगता था वाह आज क्या बन गया वाह, कभी ऐसा लगता था कि यार क्या बन गया यार, इससे अच्छा तो घर पे ही खा लेते। तो टाइमिंग कितने बजे स्टार्ट होती थी तुम्हारी कोचिंग की? जैसे डे 1 है, डे 1 तो इंट्रोडक्शन में गया था, डे 2 से कैसे 7 बजे 8 बजे 9 से 9 कितने देर तक बिठा के रखते थे कोचिंग में वहां पे? सर सुबह 8 बजे की टाइमिंग होती थी, 8:30 बजे की, वहां पे रिपोर्ट करना होता था अंदर। तो बस हमें यहाँ से करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे ले जाती थी। तो हमें सुबह रेडी होना पड़ता था 5 बजे उठ के फ्रेश फ्रेश हुए, फटाफट से अपना गए करने अपना क्या बोलते हैं नाश्ता वाश्ता, और उसके बाद फिर बस खड़ी होती थी, नाश्ता करके फटाफट से अपना बैग उठा के और जल्दी से बस में बैठ जाते थे। तो बस फिर उसके बाद वापस आते थे अराउंड आई थिंक 7:30 शाम रात को वापस आते थे हम 7:38। तो फिर रात का खाना करते थे, दिन का खाना वहीं हो जाता था बीच में लंच। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक ऑलिव ग्रीन के लिए मान लो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं पहले बार नोवाइज बंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है एसएसबी के बारे में, यूट्यूब वगैरह से देख के थोड़ी बहुत चीजें जानता हूँ, तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कि मुझे कोचिंग जानी है ऑफलाइन, तो तुम कौन सी कोचिंग सजेस्ट करोगे? तुम ऑलिव ग्रीन से करके आए हो तो बाकी कोचिंग के साथ छोड़ दो, सिर्फ ऑलिव ग्रीन का बताओ, क्या तुम मुझे सजेस्ट करोगे कि मैं जाऊँ ऑलिव ग्रीन में, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ऑलिव ग्रीन में जाऊँ मेरा पूरा ब्रेन वॉश हो जाए, सब खत्म हो जाए, सिर्फ मैं रटी रटाई चीजें ही जाके कोचिंग में जो पढ़ाया गया वही जाके एसएसबी में लिखूँ और ऐसा कॉन्फ्रेंस आउट होता रहूँ? तो क्या सजेस्ट करोगे एक बंदे को जो पहली बार एसएसबी देने जा रहा है, क्या उसे कोचिंग करके जाना चाहिए या नहीं करके जाना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर ओपिनियन? ठीक है, अभी तक का जो तुम्हारा रहा छोटा बहुत एक्सपीरियंस बताओ। आई थिंक सर कोचिंग तो करके जानी चाहिए, कोचिंग नहीं करके जाने का तो कोई मतलब तुक नहीं बनता। आज के डेट में जब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, और मतलब ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि और कल सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सेलेक्ट हो जाए कौन नहीं, बहुत अनएक्सपेक्टेडली लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। जो आपके मुंह पे कहते हैं कि कोचिंग नहीं लेके आया, मैं कोचिंग नहीं लेके आया, मैंने तो बस इसकी हुई थी, तो वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं, बट मतलब असली में उन्होंने कोचिंग ली होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जो भी ये देख रहे हैं वीडियो यहाँ तक, कि आप कोचिंग लीजिए, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर चंडीगढ़ के पास है तो ऑलिव में लीजिए, चंडीगढ़ से दूर है, कहीं दूर रहते हैं आप तो कोई बात नहीं, अगर ऑलिव से नहीं लेंगे तो इतनी अच्छी कोचिंग नहीं है कि आप वहां से ट्रैवल करके आप चंडीगढ़ जाएं फिर ऑलिव में अपना एडमिशन लें। आप दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली में काफी अच्छी कोचिंग्स हैं। आप अगर चंडीगढ़ आ ही गए हैं तो आप मिनरवा चले जाइए, मिनरवा इज आई थिंक प्लस 19-20 का फर्क है मिनरवा और ऑलिव में, आई थिंक फिर भी मिनरवा मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी कोचिंग की चलो बात छोड़ देते हैं, तो ऑलिव की बात करते हैं अगर, तो ऑलिव बुरा नहीं है, ऑलिव में जा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा है, बट जो मेरे बाद जो गए हैं, मेरे दो दोस्त टच में रहे हैं मेरे से, उनका एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं रहा है इतनी कुछ 2021 2022 में। तो अब मेरे को अब पता नहीं है कि क्या हुआ है, अब उस टाइम तक तो काफी अच्छा था। तो आज की डेट से देखें तो इट्स नॉट अ बैड कोचिंग, इट्स अ अबव एवरेज कोचिंग। आप लोग जा सकते हैं, बहुत अच्छे से कोचिंग कर सकते हैं, बट कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको जो वहाँ बताया जाए आप वही करें। कई बार होता है आपको ऐसे बैठने को बताते हैं कि हाथ आपके पैर पे होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई बार ऐसे ऐसे करने वाले बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं।
गाड़ी गाड़ी। शायरी बोलने वाले बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन सिलेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम हर तरह के बच्चे देख चुके हैं हर एसएसबी में, तो काफी शॉकिंग रहता है हमारे लिए। लेकिन जस्ट बी योरसेल्फ, ये आपको हर जगह बोलते होंगे कि आप बी योरसेल्फ, बट सच में जस्ट बी योरसेल्फ। जो सच में जस्ट बी योरसेल्फ होता है ना, बिल्कुल किसी की परवाह नहीं है कि जीटीओ क्या सोचेगा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। इंटरव्यू में भी वैसा हूँ, जीटीओ में भी वैसा हूँ। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप गुंडागर्दी करें वहां पे जाके। जस्ट बी हम्बल, बी लाइक अ जेंटलमैन, और बस बी योरसेल्फ यार, नॉर्मल लो। और कोचिंग लेनी है तो लो, नहीं तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये जो क्वेश्चन है कि देखो 10 दिन की, 15 दिन की, 14 दिन की जो कोचिंग्स होती हैं, ठीक है, तुम पहले दिन जाते हो, जो 15 दिन बाद वापस आते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरा बदल गए हो गया पॉलिशिंग, एकदम अब जेंटलमैन हो गए हो, जा रहे हो सेलेक्ट होने, आईएमए एकेडमी में जा रहे हो, या कौन कौन सी चीजें होती है जो चेंज होती है और कौन सी चीजें सटल रहती हैं जिसपे तुम्हें वर्क करना होता है? क्योंकि कोचिंग्स का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है, मुझे जहां तक लगता है कि कोचिंग सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराती है सिस्टम से कि ये सिस्टम है, और कुछ कोचिंग क्या करती हैं कि आपको सिस्टम के साथ चलने के लिए बोल देती है कि सिस्टम में ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, तो जो गलत हो जाता है क्योंकि सिस्टम हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, क्योंकि सिस्टम कोई मशीन नहीं, और वहां पे बहुत सारे जो आ रहे हैं ऑफिसर्स, उनका अलग माइंडसेट है। जैसे क्या होता है कि एसएसबी में हर एक बंदा अपने दूसरे बंदे के साथ जब भी इंटरैक्ट करता है, तो क्या होता है कि वही सेम बंदा रिकमेंड हो गया है एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके एएफएसबी से, और फिर वही बंदा आईएमए में आके स्क्रीन आउट होता है, कॉन्फ्रेंस आउट होता है, ठीक है जी। क्योंकि पर्सनालिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, कभी ना कभी इंटरेक्शन हो रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ चीजें आ रही है, कुछ चीजें नहीं आ रही है। तो तुम्हें क्या लगता है जब तुम गए 2019 में पहले दिन, और जब वहां से वापस आए, कौन कौन सी चीजें थी तो अच्छे तरीके से तुम्हें लगा कि ये चेंज हो गया है मेरे अंदर, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो उस चीजों के लिए लोगों को यहाँ पे जाना चाहिए? और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब अगर उसके लिए जा रहे हो कोचिंग तो उतना नहीं मैटर करता है, मत ही जाओ, फिर क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक सर, जैसे आपने एक पॉइंट बताया, अवेयरनेस ऑफ द सिस्टम, तो आपको सिस्टम की अवेयरनेस काफी अच्छी हो जाती है वहां पे जाके। आपको पता लगता है कि यार इस दिन ये मिलेगा, इस दिन ये मिलेगा, एंड क्योंकि वो सिस्टमैटिक अप्रोच की तरीके से आपको सिखाते हैं कि पहले दिन आपका साइक होगा, अगले दिन आपका ये होगा, अगले दिन जीटीओ होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो आपके एक सिस्टम जो दिमाग में बैठ जाता है, वहां जाके आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है उस सिस्टम में ढलना। सेकेंड थिंग आई वुड से कि कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक रियल टेस्ट से पहले एक मॉक टेस्ट दे रहे हो एक तरीके का। तो मॉक टेस्ट में भी आपको असली लोग दिख रहे हैं जो आपके सामने बैठे हैं, आपको उनके सामने लेक्चरेट देना है, आपको उनके सामने जीटीओ टास्क करना है, आपको उनके सामने कमांड टास्क करना है। तो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यार कल को ऐसे ही लोग होंगे मेरे साथ और मैं उनके साथ ये चीज कर रहा हूँ। डिफरेंस ये होगा कि जगह थोड़ी प्रोफेशनल होगी और ज्यादा वो होगी, मतलब स्ट्रिक्ट होगी। यहाँ सिलेक्शन भी लेना है, यहाँ सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा। और मेरे हिसाब से एक चीज और थी, तीसरी चीज ये होती है कि पॉजिटिव्स बहुत मिलते हैं और नेगेटिव्स बहुत मिलते हैं। आपको अपने अंदर का पता लग जाता है कि यार मैं, इस बंदे ने इतनी अच्छी चीज बोली, इस बंदे को जीके की नॉलेज ज्यादा है तो मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप अपने अंदर वो पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है लोगों से। जैसे कि आपने कहा कि साइकोलॉजी सबकॉन्शियसली चेंज होती रहती है, एंड दैट इज व्हाई सिलेक्शन भी चेंज होता रहता है। कोई सेलेक्ट होता है, कोई बाद में नहीं हो पाता, स्क्रीन आउट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यही एक पॉजिटिव वहां होता है कि आप अलग अलग तरीके के लोग से मिलते हो, फिर आपका अपना डिसीजन होता है कि आपको किससे कितना पॉजिटिव उठाना है। हो सकता है कोई बंदा पॉजिटिव हो बट उसके पास नेगेटिव चीजें भी हों, पर आपको उससे सिर्फ अच्छी चीजें ही लेनी है और अपने नेगेटिव्स को निकालना है। तो ये चीज एक बहुत अच्छी होती है। एंड चौथी चीज मैं ये कहूंगा कि आप अपने शेल से बाहर आते हो। एक आपकी कई बार ऐसे बन जाती है कि यार मैं तो कर लूंगा, मैं बोल लूंगा, मैं ठीक है, टेस्ट है, कर लेंगे, एसएसबी दे देंगे, बट आप एक रियलिटी वर्ल्ड में आ जाते हो कि यार यहाँ ये भी ऐसा ही है, इसको भी नहीं आ रहा, इसको भी जीपी लिखना नहीं आ रहा, इसने भी एसडी तैयार नहीं किया, आज रात को तैयार कर रहा है 15 मिनट पहले तो आपको वो चीज पता लगती है कि ये भी मेरे जैसा ही है, बट मेरे को अपने अंदर ये चीज चेंज करनी है। और उसको भी आप प्रेरित करते हो अपने, अगर आपको फ्रेंड नहीं है तो आप भी उसके साथ इंटरेक्शन करते हो, तो आप उसको प्रेरित करते हो कि भाई तू भी चेंज हो, मैं भी चेंज होता हूँ, हम साथ में बदलते हैं, साथ में कंप्रीहेंसिवली चेंज होते हैं। बस मेरे को एक जो बड़ी चीज लगी वो लगी तो दोस्त दूर हो जाते हैं। बस जब कोचिंग खत्म हो जाती तो वहाँ अच्छे दोस्त बन गए थे मेरे ऐसे वहाँ पे कोचिंग में, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल के जो रूममेट्स होते थे तो काफी अच्छी बॉन्डिंग। कोचिंग का जो ये रहता है कि तुम्हें एक माहौल मिल जाता है, तुम्हें सिस्टम के बारे में थोड़ी पहले अवेयरनेस हो जाती है, तुम्हें पता चल जाता है कि यही चीजें वहां होने वाली हैं, बस करना तुम्हें अलग ढंग से करना है, क्योंकि अभी हो सकता है तुम गलत तरीके से कर रहे हो, वहां पे जाके हो सकता है तुम सही तरीका सीख जाओ, उसके बीच में जो डिफरेंस हो रहा है। तो जब तुम
कोचिंग से आए, ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे ये नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव थे, ठीक है, तो ओवरऑल एट द एंड 20,000 रुपए वर्थ इट रहा कि नहीं रहा तुम्हारे हिसाब से, कि गए पैसे पानी में? मैं नहीं बताऊंगा। आई थिंक सर मैं बोलूंगा कि वर्थ इट रहा अच्छा, एट ठीक द है। एंड। अगर कुछ नेगेटिव्स हटा दें जैसे इंटरव्यू एंड बाकी चीजें ब्रीफिंग वगैरह, पर वर्थ इट रहा, एंड काफी वर्थ इट रहा क्योंकि सीखने को काफी कुछ मिला। अगर मैं नहीं जाता वहाँ पे और सीधा एसएसबी देने चले जाता तो मे भी हो सकता है मैं वहाँ पे ये क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसे हो जाता कि यार ये क्या हो गया, ये क्या है? ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। तो मैं एक अनफेमिलियरिटी रहती मेरी, भले ही मैं यूट्यूब वीडियोस देख जाता या कुछ जाता, लेकिन फेमिलियरिटी वो जो आप करते हैं वहाँ उसी से एक्सपीरियंस से आती है। तो आई थिंक मतलब कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंपलसरी भी नहीं है। अगर कुछ लोगों को बहुत आइडिया है कि देखो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, जैसे संजय सर का चैनल है और बहुत सारे यश मौर्य सर का जो चैनल है, ठीक है, काफी सारे चैनल्स हैं जो आपको बता रहे हैं सिस्टम क्या है, सिस्टम में कैसे सारी चीजें होनी है, ठीक है। बहुत सारे अदर एजुकेटर्स भी हैं, कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर, रिस्पेक्टेबल सर, सारी अपनी तरफ से कोशिशें हो रही हैं, ठीक है। तो नॉलेज है हर जगह पे, बट रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए लोग ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 20,000 15,000 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में मिनर्वा की फीस पता करी थी कितनी थी क्या नहीं थी, कितनी फीस थी मिनर्वा की फीस नहीं पता करी, बट आई थिंक अराउंड 20,000 ही होगी। मुझे लगता है कि 20 से 22,000 में सारी कोचिंग जो इंडिया में अभी हो रही है वो इतनी फीस ले रही है। किसी का कोर्स 10 दिन का है, किसी का 14 दिन का है, ठीक है, और उसमें वो सारी चीजें बता दे रहे हैं। तो मतलब कुछ लोगों के लिए वर्क करेगा, कुछ लोगों के लिए शायद वर्क ना करे, जो उस माइंडसेट से जा रहे हैं कि जितने कोचिंग में चीजें बताई दी जा रही हैं सिर्फ उतना ही करके जाना है एसएसबी में। तो जो ओपन टू रहेगा चेंज, उसके लिए शायद वर्क करे कि बस उतना ही लेना है जितना सही है, बाकी जो बताया जा रहा है उसको सारी चीजों को इनपुट मतलब नहीं लेना है, उतनी चीजें ग्रांट करनी है जितनी आगे चल के सक्सेसफुल हो सके, टर्म को चेंज किया जा सके। बाकी अगर आप सब कुछ कोचिंग का एज इट इज लिख लोगे, उनका ही लेक्चरेट जाके बोलने की कोशिश करोगे, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, डेली न्यूज़पेपर, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग उतनी यूजफुल है, ठीक है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहता है कि कोचिंग तो मतलब ठीक है, अगर जीटीओ नहीं आता है तो कोचिंग के लिए जाओ, मुझे जो ऐसा लगता है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बोलता हूँ कि जिसको जीटीओ नहीं पता है, जिसको जीटीओ लगता है कि उससे नहीं होगा, सिर्फ वो जाए कोचिंग के लिए, क्योंकि जीटीओ में आपका जीडी भी आ जाता है, पीजीटी एचजीटी भी आ जाता है, ठीक है, एंड देन जीपी भी आ जाता है, काफी ऐसी सारी चीजें आती है जहाँ पे इंटरेक्शन ग्रुप की जरूरत होती है। बाकी आपका साइक आपको खुद अकेले देना है, आपका इंटरव्यू आपको 1 to 1 अकेले देना है। तो ये सारी प्रिपरेशन जो आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे जो चैनल्स हैं उनके थ्रू, ठीक है, पेड अनपेड वो डिफरेंट चीजें। बट अगर आपको सिर्फ जीटीओ के लिए जाना है तो मेरे ख्याल से ये एक सही चीज है कि आप जा सकते हो। तो ओवरऑल जो ऑलिव ग्रीन का एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा ठीक रहा, मतलब लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि ऑलिव ग्रीन ठीक कोचिंग है, जो अभी तक जिस स्टैंडर्ड्स पे कोचिंग रन कर रही है इंडिया में। बहुत सारी कोचिंग्स है जहाँ पे सिर्फ हवाबाजी चल रही है, एसएसबी के नाम पे सिर्फ एसएसबी की मतलब सिस्टम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कुछ नहीं, सही चीजें नहीं बताई जा रही है, जो मिस गाइडेंस है बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जो लोग कोचिंग करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली, अगर वो देख लेंगे, अपना 1 घंटा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 20,000 ऑलिव ग्रीन में डालना है कि नहीं डालना है, राइट। बात तो सही है। अगर वो 1 घंटा यहाँ पे छोड़ देते हैं या 50 मिनट जितने भी मिनट की वीडियो बनती है उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ पे 20,000 देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं कि यार ये तो पूरा बर्बाद हो गया, है ना। अभी हम इसके बाद कोशिश करेंगे जो और भी सारे कोचिंग्स के वीडियोस है उससे कंपैरिजन किया जाए ताकि एक सही तरीके से निकल आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि एसएसबी में आपको टाइम लगता है, कम से कम 3 से 6 महीने 7 महीने की जरूरत होती है आपको चेंज के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि एसएसबी की कोचिंग करने के बाद डायरेक्ट एसएसबी जाना चाहिए या फिर एसएसबी की कोचिंग करने के बाद कुछ सटल अमाउंट ऑफ टाइम लेना चाहिए उसके बाद ही जाना चाहिए एसएसबी में? सर ये डिपेंड करता है, अगर किसी के पास टाइम है इतना कि 3-6 महीने हैं उसके पास एंड उसको पता है कि यार मैं अगला आने वाला एग्जाम क्रैक कर लूंगा या मेरी एसएसबी आ रही है, तो वो कर ले, 3-4 महीने पहले कोचिंग ले ले। क्योंकि एक माइंडसेट आपको बिठाना भी होता है, एक फ्रेमवर्क जो आपने सीखा है उसको आप अपने पर्सनैलिटी में इनवाइब करेंगे, उसमें टाइम लगता है। जैसे कि आपने कहा कम से कम 2-3 महीना लगता है अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंज लाने के लिए। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा कि किसी के पास 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, तो वो भी डिस्करेज ना हो, वो भी जा सकता है कोचिंग के लिए। इट्स नॉट कि आप 3 महीना पहले ही जाएं, क्योंकि क्या है कि अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ना, वहाँ फ्रेमवर्क से आप रूबरू हो जाएंगे, तो इट्स नॉट बैड कि आप अपने अंदर नहीं ला सकते चेंज। कुछ लोगों का दिमाग होता है कि वो इम्बाइब कर जाते हैं जल्दी, तो आई थिंक ले सकते हैं। बट जैसे आपने कहा कि कोचिंग इज लाइक जीटीओ के लिए जाओ, तो आई वुड सजेस्ट ऑल्सो, प्लस करना चाहूंगा मैं एक पॉइंट यहाँ पे कि जो पहली बार देना चाह रहे हैं या और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग ही कोचिंग के लिए जाएं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोचिंग लेने की आपको जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे, बहुत सारे चैनल्स ऐसे जहाँ आपको काफी कुछ पता लगता है।
एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनको फॉलो कीजिए, सर को फॉलो कीजिए, काफी कुछ पता लगेगा। एंड कोचिंग की अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो प्लीज जाइए। ओवरऑल सेंस यही है कि अगर मतलब एक बार आप तैयारी अच्छे से कर चुके हैं तो इसको मॉक की तरह लीजिए। एक बार अगर आप जाना चाहते हैं अपने आप को टेस्ट करने तो जाइए, हो सकता है कुछ और चीजें पता चल जाएं जो अब तक नहीं पता चली आपको। इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा निकल के नहीं आता, क्योंकि एसएसबी पर्टिकुलरली कोई सिलेबस डिफाइन करके नहीं आती है कि ये सिलेबस इसको रटा दिया गया और आप पास कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो हम आप सब लोग पास कर चुके हैं, तो इतना कोई टफ एग्जाम है नहीं जिसको सिलेबस के साथ पास ना किया जा सके। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये एट द नोट जिस पे हम एंड करेंगे ये इंटरव्यू, ये रहेगा कि भाई कोचिंग्स आपके उस पर डिटरमाइन करता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी कितनी है। अगर आप एकदम नोवाइस हो सिस्टम के साथ और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको कोचिंग जाना चाहिए ऐसा, क्योंकि वहां जाके आपको बहुत आइडिया होगा, सिस्टम के बारे में पता चलेगा। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट 3 महीने पहले जो भी लोग कोचिंग लेना चाहते हैं वो जाएं, ताकि उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो अपने आप को सही तरीके से अपने आप को वो चीजों को इम्बाइब करने के लिए, है ना। बाकी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जिसके बारे में हम चैनल पे बताते रहेंगे, कहाँ से आप सही तरीके से सही गाइडेंस ले सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी ऐसे ही रिव्यूज करते रहेंगे। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड थ्रू दिस चैनल, है ना। एंड आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल अदर थिंग्स। और आपके एसएसबी एक्सपीरियंस अगर आप रिकमेंड हो गए, ठीक है, उसके बाद आप नहीं भी रिकमेंड हो तब भी दोबारा से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चैनल पे, है ना। एंड लास्ट नोट पे कुछ कहना चाहते हो? लास्ट नोट में कुछ कहना चाहते हो कि जो लोग कोचिंग के लिए स्पेसिफिकली सीख कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर वालों को परेशान कर रहे हैं कि मुझे जाना है कोचिंग, 20,000 रुपए दो, 25,000 रुपए दो, क्या इतना वर्थ इट है? एक लाइन में डिफाइन कर दो कि मतलब खुद से नहीं हो सकता क्या एसएसबी, ऐसा मतलब क्या सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो पर्टिकुलरली ऑनलाइन सीख नहीं कर सकते, ऑफलाइन ही सीख करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर ऑफ माइन टू बी ऑन दिस चैनल। एंड जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऊपर बिलीव करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, आप गो थ्रू हो सकते हैं। जस्ट आप एक बार अपने आप भी रिसर्च करिए, अपने आप उस चीज़ को देखिए। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, बस आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आप हारे हुए माइंडसेट से तो इंसान अगर पहले ही शस्त्र डाल देगा तो पहले ही हार जाएगा। लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखेंगे और अपना ओरिजिनलिटी रखेंगे, असलियत रखेंगे वहाँ, तो आप श्योर शॉट रिकमेंड जरूर होंगे। एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू। Thank you Gaurav, thank you for joining with us. We'll meet soon. थैंक यू सो मच। तो रुको जरा, सबर करो। पहला इंटरव्यू, बहुत ज्यादा नर्वस है। इंटरव्यू स्टार्ट हंसी आ रही मेरे को भी, छोड़ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।